जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। इसमें से कुछ जानकारियां कम्यूटेशन को लेकर है, कुछ जानकारियां OROP3 की विसंगतियों को लेकर है। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर्स को नुकसान हो सकता है OROP3 में, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ जानकारियां PCDA के लेटर है आपके वेलफेयर के लिए, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ जानकारियां जून के AICPN के आंकड़ों के बेस पर है। जुलाई से बढ़ने वाला आपका DADR कितना होगा, क्या जून का आंकड़ा आ गया है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। एक दो जानकारियां और है, वो भी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो मेरे वीडियोज हैं वो आप कंटिन्यू देखते रहें तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, कई जगह स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स का कम्यूटेशन पीरियड 7 साल का या फिर 12 साल का है। जी हाँ दोस्तों, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके अलग ही रूल रहते हैं और दोस्तों वो सारे रूल पेंशनर्स के फेवर में होते हैं। जैसे कि दोस्तों, जो स्टेट पेंशनर्स हैं उनका जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो कर रखा है 7 साल का। जैसा कि उत्तराखंड में टीचर्स जो हैं उनका जो पीरियड है वो 7 साल का कर रखा है, यानी 7 साल में ही उनकी रिकवरी पूरी कर ली जाती है और 7 साल बाद टीचर्स को फुल पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों, एक तो ये फायदा है। लेकिन दोस्तों, जो केंद्र सरकार है वो रूल अप्लाई करती है 15 साल का। जो काम, जो रिकवरी 10 साल में पूरी हो जाती है, 11 साल में पूरी हो जाती है, वो रिकवरी करती है 15 साल तक। अब कई पेंशनर्स का सवाल रहता है कि कई पेंशनर्स कोर्ट केस कर रहे हैं, तो जो जजमेंट है उनके फेवर में गए हैं, तो क्या वो जजमेंट दिखाकर आप अपनी रिकवरी बंद करा सकते हैं? नहीं दोस्तों, आपको भी कोर्ट केस करना पड़ेगा और अगर आप जीतते हैं तो फिर आपको इसका फायदा मिलेगा। यानी किसी दूसरे के जजमेंट के बेस पर आप अपनी रिकवरी बंद नहीं करा सकते। हालांकि पंजाब और हरियाणा कोर्ट का एक लेटर भी है। तो दोस्तों, वो जो आदेश है वो सिविल पेंशनर्स या फिर डिफेंस पेंशनर्स पे लागू नहीं होगा, क्योंकि वो भी स्टेट पेंशनर्स के लिए लागू है। तो अगर आप सिविल पेंशनर्स हैं या फिर डिफेंस पेंशनर्स हैं तो आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। अगर आप जीतते हैं तभी उसका फायदा आपको मिल पाएगा। किसी दूसरे का जजमेंट दिखाकर आप अपनी रिकवरी बंद नहीं करा सकते, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो कोर्ट केस करिए और फिर फायदा लीजिए। जिनके भी 10 साल से ज्यादा, 11 साल से ज्यादा हो गए हैं और उनकी रिकवरी हो रही है कम्यूटेशन पर, तब दोस्तों आप कोर्ट केस करिए, वकील से राय लीजिए और आप अपना हक लीजिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पीसीडीए का जवाब लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज जी को। जी हां दोस्तों, पीसीडीए ने एक जवाब दिया है लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज जी को आपके वेलफेयर के लिए। स्पर्श के पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी महीने में जमा करा सकते हैं। जी हां दोस्तों, एक लेटर है जो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं। जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं वो किसी भी महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा सकते हैं और उसकी वैलिडिटी होगी 1 साल की। जैसा कि आप जनवरी में सबमिट करते हैं तो फिर अगले साल आपको जनवरी में सबमिट करना पड़ेगा, यानी 1 साल की वैलिडिटी। जरूरी नहीं है कि आप नवंबर में सबमिट करें। मैं सिर्फ स्पर्श के पेंशनर्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ स्पर्श के पेंशनर्स की। तो दोस्तों, ये लेटर आपके फेवर में है, ये लेटर आपके वेलफेयर के लिए, तो आप ये लेटर मेरे से ले सकते हैं और इसके बेस पर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी महीने में जमा करा सकते हैं स्पर्श पे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगर पेंशनर्स को लग रहा है एरियर सही नहीं मिला तो पेंशनर पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से एरियर शीट की डिमांड कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको सर्कुलर 568 का एरियर सही नहीं मिला है, अगर आपको लग रहा है किसी दूसरे सर्कुलर का एरियर आपको सही नहीं मिला है, अगर आपको लग रहा है OROP का एरियर आपको सही नहीं मिला है, यानी कोई सा भी एरियर आपको पहले मिला हो, और अगर आपको लग रहा है कि आपको कम मिला है या फिर सही नहीं मिला, तो दोस्तों आप पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से एरियर शीट की डिमांड कर सकते हैं। चाहे तो आप CP ग्राम में कंप्लेंट डाल सकते हैं या फिर पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को एक लेटर लिख सकते हैं कि जो आपको पहले एरियर मिला किसी सर्कुलर का वो सही नहीं है, वो कम मिला हुआ है। तो दोस्तों उसके बेस पर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और जो भी आपको कम मिला हुआ है या फिर आपको सही नहीं मिला उसके बेस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप एरियर शीट की डिमांड कर सकते हैं, ये आपके पास पूरी अथॉरिटी है। चाहे वो स्पर्श एरियर आपको दे रहा हो, चाहे बैंक दे रहा हो, चाहे DPDO दे रहा हो, चाहे ट्रेजी दे रहा हो, कोई भी दे रहा हो, आप पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से एरियर शीट की डिमांड कर सकते हैं। CPPC से भी आप
आप डिमांड कर सकते हैं एरियर शीट की, अगर आपको लग रहा है कि आपको कम मिला है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ओएमजीसी रिपोर्ट 2006 से पहले आए पेंशनर्स को एमएससीपी दी जाए। दोस्तों जैसा आपको पता है पहले ओएमजीसी रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा गया था कि 2006 से जो पहले आए हैं उनको भी एमएससीपी मिलनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने 2006 से जो पहले आए हैं उनको एमएससीपी नहीं दी, ना ही ओएमजीसी रिपोर्ट पर कोई विचार किया है। वो सिर्फ रिपोर्ट ऐसी रखी हुई है, उसमें कोई काम नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका नुकसान 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स उनको भुगतना पड़ेगा ओआरओपी 3 में। जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं उनको एमएससीपी नहीं मिल रही, जो पेंशनर 2006 के बाद आए हैं उनको एमएससीपी मिल रही है, यानी वो एक नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट ले रहे हैं। जो 2006 से पहले आए हैं वो एक नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट नहीं ले पा रहे। तो दोस्तों यही नुकसान है, यानी जो 2006 के बाद आए हैं उनको अच्छा खासा फायदा है पेंशन पे, क्योंकि उनको एमएससीपी लागू है। अगर कोई सिपाही है, अगर उनकी सर्विस 16 साल से ऊपर है तो दोस्तों वो डायरेक्ट पेंशन लेते हैं एक हवलदार की। अगर कोई नायक है, अगर उनकी भी 16 साल से ऊपर है तो फिर वो हवलदार की पेंशन लेते हैं। अगर कोई सिपाही है, नायक है, हवलदार है, उनकी टोटल सर्विस 24 साल से ऊपर है तो फिर वो नायब सूबेदार की पेंशन लेते हैं। तो दोस्तों वो पेंशन तो लेते हैं, वो आगे रैंक की पेंशन लेते हैं, लेकिन इसका फायदा 2006 से पहले वालों को नहीं मिल रहा। सेम क्वालिफाइंग सर्विस है, सेम रैंक है, बस जो रिटायरमेंट की डेट है वो अलग अलग है, जिसका नुकसान 2006 से पहले वालों को हो रहा है। लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया है, कोई ध्यान नहीं दिया है। तो इसका नुकसान आपको ओआरओपी 3 में भी होगा। एमएससीपी नहीं मिलेगी तो फिर आपको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो 2006 के बाद आए हैं वो इसका बेनिफिट ले लेंगे। तो दोस्तों इस पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो यह विसंगति आगे बढ़ती रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी, चाहे ओआरओपी 3 आए या फिर ओआरओपी 4 आए। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, जब पहले सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी पर केस हुआ था जो आईएसएम की टीम ने डाला था, सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा उठा था, आईएसएम की टीम ने यह मुद्दा उठाया था कि पेंशन में डिफरेंस बहुत है। जो 2006 से पहले आए हैं उनकी अलग पेंशन है और जो 2006 के बाद आए हैं उनकी अलग पेंशन है। लेकिन दोस्तों जो जस्टिस थे उन्होंने माना कि भारत सरकार ने बिल्कुल सही ओआरओपी दी है, ओआरओपी में कोई विसंगति नहीं है। इसका मतलब है कि जो आपको पेंशन मिल रही है, भले ही आप 2006 के बाद आए हो, 2006 से पहले आए हो, वो बिल्कुल ठीक मिल रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो केंद्र सरकार ने आपको पेंशन दी है वो बिल्कुल ठीक दी है, ओआरओपी में उन्हें कोई विसंगति नहीं लगी है। तो दोस्तों इसी का नुकसान अभी भी ओआरओपी 3 में पेंशनर्स को होगा। तो दोस्तों ये विसंगतियां सुधरनी चाहिए और जो ओएमजीसी की रिपोर्ट है वो लागू होनी चाहिए, जिसके बेस पर 2006 से जो पहले आए हैं उनको एमएससीपी दी जा सके। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। जून के एआईसीपीआई के आंकड़े गायब फिर से। दोस्तों एक बार फिर से 31 जुलाई को जून के आंकड़े नहीं आए एआईसीपीआई के, एक बार फिर लेट लतीफी हो रही है जैसे कि पिछले कुछ महीनों में हुई है। अब दोस्तों ये आंकड़े टाइम पर क्यों नहीं आ रहे? अगर आप पिछले कुछ महीने देखें तो उसमें सही टाइम पे आंकड़े नहीं आ रहे एआईसीपीआई के, यानी मिलने चाहिए उस महीने वो मिल रहे हैं अगले महीने या फिर कुछ दिन बाद। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी दोस्तों अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि आपके आंकड़े गायब क्यों हो रहे हैं या फिर लेट लतीफ क्यों हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आंकड़े नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो मिलने चाहिए थे 30 तारीख को, 31 तारीख को, वो नहीं मिल रहे हैं, वो उसके अगले महीने मिल रहे हैं। तो इस बार जून का आंकड़ा भी आपको 31 जुलाई को नहीं मिला, 31 जुलाई को नहीं मिला। आज 1 अगस्त हो गई है। अब देखते हैं दोस्तों जून का आंकड़ा कब देती है भारत सरकार। श्रम ब्यूरो की साइट पे जून का आंकड़ा कब अपलोड होता है। आंकड़ा कुछ भी आए, लेकिन जुलाई से बढ़ने वाला आपका डीएडीआर 53% होगा, 3% बढ़ेगा, 3%, 50 से हो जाएगा वो 53%। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आपके वेलफेयर से जुड़ी होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।